अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट फ्रेंडली चैनल थिंक एंड टॉक पर आपको वेलकम कहते हैं। टीएनटी स्टूडेंट्स के लिए क्वाइट इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है। आप टीएनटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको बाकायदगी से वीडियोस मिलती रहें। बुक 3.5 इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स बाय जॉन स्टॉलवर्दी। जॉन स्टॉलवर्दी के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। John Stallworthy was born on January 18, 1935, London, UK. He was a British literary critic and poet. He was a professor of English at University of Oxford from 1992 to 2000. He died on November 19, 2014. In the Street of Fruit Stalls एक symbolic poem है जिसमें जॉन स्टॉलवर्दी ने ये रियलिटी शेयर की है। लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्क, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो, इट इज़ एन इंटरवीविंग वेब ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर, सोबिंग एंड स्माइलिंग गो साइड बाय साइड इन दिस लाइफ। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स के इम्पॉर्टेंट थीम्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं। hope, poverty, love for pleasure and anti-war themes हैं। इस पोएम में डार्क ट्यू, कैनन बॉल्स, डार्क चिल्ड्रन, डार्क स्ट्रीट ये लाइफ की सफरिंग्स को, पॉवर्टी को, मिजरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ एक और सेट ऑफ वर्ड्स है जो लाइफ में जॉयस होप को रिप्रेजेंट करता है। फ्लेम ये लाइफ की होप का सिंबल है, रे ऑफ होप है। लैंटर्न ऑर्बिट जो है एक और हमारे पास सिंबल है, वो होप का, खुशी का। मून और सन ये भी हमारे पास जॉयस की अलामत है। स्टैंजा 1 Vicks balance flame, a dark dew falls in the street of fruit stalls, melon, guava, mandarin, pyramid pile like cannonballs, glow red hot, gold hot from within. फ्लेम आपसे पहले भी शेयर किया गया कि फ्लेम जो है वो रे ऑफ होप है हमारे पास। विक्स वो थ्रेड है जिससे फ्लेम जो है वो जलता है, जैसे आपके लेफ्ट पे नज़र आ रहा है कि फ्लेम जो है वो बर्निंग कंडीशन में और एक थ्रेड के साथ वो जल रहा है। डार्क ड्यू फॉल्स, ड्यू ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन यहाँ देखिएगा कि डार्क ड्यू है और इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर पूरे का पूरा ग्लूमी है। और ये सारा का सारा इंसिडेंट कहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है? इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स की सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट डिस्कस किया जा रहा है, उसमें एक जो है फ्लेम जल रहा है, रोशनी है, और उस वक्त जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, जो मॉइस्चर है वो गिर रही है और वो ब्लैक कलर की है, वो डार्क है। और इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस में आया हुआ है कि जो फ्रूट मेंशन किए हैं उनके नाम बताएं। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, मेलन, गोवा, मैंड्रिन, pyramid piled like cannonballs, glow red hot, gold hot from within। ये तीन जो फ्रूट का मेंशन किए गए हैं, pyramid piled, इनको अरेंज किया गया है ट्राइंगुलर शेप में। pyramid, triangular, conical, piled मीन अरेंज्ड या heaped like cannonballs। कैनन एमोनेशंस है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। बॉल्स ये शेल्स के लिए यूज़ किया गया है। और ये जो फ्रूट है जैसे गोवा है और आपके पास मेलन है और इसके साथ आपके पास मैंड्रिन है। तो ये अगर आप इसको, आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, उसको देखते हैं तो ये पिंक कलर का या रेड कलर का अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पोइट इसको रिजेंबल कर रहा है, इसके साथ रिजेंबल कर रहा है एमोनेशन जिस वक्त ब्लास्ट होता है। अच्छा, पोइट ने इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं। फोर्थ लाइन में pyramid pile like cannonballs,
पिरामिड, ये अहराम मिस्र, ये रेफरेंस दिया गया हिस्टोरिकल रेफरेंस है। आप देख सकते हैं कि सामने अहराम मिस्र की पिक्चर आपके साथ शेयर की जा रही है। अगर मजहबी या तारीखी हवाला दिया जाए तो इस रेफरेंस को आप अलूजन कहते हैं। तो पोइट ने एक टेक्निक यहाँ यूज़ की अलूजन की। पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, तो आप इस डायग्राम में देखें जो कैनन है उसके राइट साइड पे शेल्स को अरेंज किया गया कोनिकल फॉर्म में। उसके बिल्कुल जो टॉप कॉर्नर में अगर आप व्यू करें तो आपके सामने मेंड्रेंस है जिनको कोनिकल फॉर्म में रखा गया है। तो ये रिजेंबलेंस पॉइंट जनरेट करता है क्योंकि उसके माइंड पे वॉर की सिचुएशन स्टिल जो है ना होवर कर रही है। तो वार स्ट्रिकन एरिया का वो आदमी और उसके माइंड पे जंग के हालात अभी भी जो है ना वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो इस वजह से वो उसको ये जो फ्रूट हैं जो कॉनिकल फॉर्म में जो पिरामिड पाइल लाइक जो अरेंज किया गया है तो उसको वो शेल नजर आते हैं। उसका रीजन भी बताता है ग्लो रेड हार्ट गोल्ड हार्ट फ्रॉम विदिन। अगर इनको अंदर से देखें तो आप जरा देखें जो गोवा है उसका कलर देखें, मेलन का कलर देख लें तो कहते हैं रेड हार्ट गोल्ड हार्ट, तो अंदर से गर्म सूरज दहकते हुए और इस तरह सुलगते हुए उसको नजर आते हैं। इस स्टैंजा को हम देखते हैं, इसकी राइम स्कीम हम चेक करते हैं। राइम स्कीम का मतलब ये है कि स्टैंजा की हर लाइन का आखिरी वर्ड जो है उसकी साउंड, लास्ट साउंड को हम देखते हैं। जैसे फॉल्स है ऑल्स, पहली साउंड को हम ए कह लेते हैं। सेकंड लाइन की स्टॉल्स, उसकी फिर एंडिंग साउंड ऑल्स है, वो पहली साउंड से मैच कर गई तो उसको भी हमने ए जो है वो नाम दे दिया। और तीसरी लाइन में देखते हैं तो मैंड्रिन, ये डिफरेंट साउंड है तो उसको हमने बीटा कह दिया, बी कह दिया। और चौथी लाइन में देखते हैं बॉल्स, तो वो पहली और दूसरी लाइन जैसी आवाज़ एंडिंग साउंड है तो उसको भी हमने ए कह दिया। और विदन ये जो थर्ड लाइन है उसकी लास्ट साउंड से मिल जाती है तो लिहाजा उसको हमने क्या कह दिया, बी कह दिया। इस तरह अगर हम इस स्टैंजा की फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम डिस्कस करें तो होगा ए बी। तो ऐसे इसकी राइम स्कीम हम डिस्कस कर सकते हैं जी। जी प्लीज जी नेक्स्ट साइड चलिए। स्टैंजा 2, dark children with a kind to spend enter the lantern's orbit, find melon, gawa, mandarin, the moon compacted to a rind, the sun in a spitted skin. From the very outset of this stanza we know that dark children means poor children with a kind to spend। अच्छा जो बच्चे हैं वो तो ज्यादा हैं लेकिन दे हैव अ शेयर्ड प्रॉपर्टी ओनली वन काइंड, उनके पास सिर्फ एक सिक्का है खर्च करने के लिए। तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो गरीब बच्चे हैं, उनके पास एक सिक्का है जो उन्होंने खर्च करना है, एक सिक्का है जो उन्होंने खर्च करना है। वो रोशनी के सफीर में एंटर हो रहे हैं। लालटेन जहां जल रही है तो जहां तक उसकी रोशनी पहुंचती है तो वो एक ऑर्बिट बन जाता है, उसमें एंटर हो रहे हैं। तो वो देखते कि चीजों के उन्हें क्या नजर आता है, मेलन गवा मैंड्रिन, ये फल उनको नजर आते हैं। द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, कंपैक्टेड जैसे चांद सुकड़ के चिल्कों में आ गया हो, राइंड आउटर लेयर को आप कहते हैं। द सन इन पिटेड स्किन, पिटेड आप कहते हैं स्पॉटेड, तो जैसे सूरज जो है वो मसामदार छिलकों में छुप के आ गया हो। उन बच्चों के लिए ये फल किसी अनमोल नेमत से कम नहीं है, उनके लिए ये चांद और सूरज जैसी बात है, क्योंकि उनके पास शायद इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था। तो अगर हम इस स्टैंजा को कंसीडर करें तो आप ज़रा देखिए कि इसकी पहले हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम को। स्पेंड, पहली लाइन की एंडिंग वर्ड की साउंड है स्पेंड, तो इसको हम पहली साउंड को ए कह लेते हैं। फाइंड, दूसरी साउंड डिफरेंट है तो इसको बी कह लिया। मैंड्रिन, ये डिफरेंट है, पहली दूसरी तीनों साउंड्स डिफरेंट है तो हमने पहली को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी कह लिया। और चौथी राइंड है, आइंड, फाइंड जैसी साउंड, एंडिंग साउंड जो है ना आखिरी तीन वर्ड लेटर्स की मिल जाती है तो ये बीटा हो गया। और स्किन ये रिन के साथ मैंड्रिन के साथ मैच कर गया तो इसकी राइम स्कीम हमारे पास बन गई ए बी सी बन गई। अच्छा इसमें पोइट ने जो एक और बढ़िया हम टेक्निक यूज किया मेटाफर, तो ये रिप्लेस कर दिया इन फलों को, उसने किससे कर दिया है, चांद और सूरज से कर दिया है।
पहले हमने सिमली पढ़ी थी, मवाजना किया था उसने, पोइट ने। स्टैंजा 1 में कंपैरिजन किया था उसने कैनन बॉल्स का फ्रूट के साथ, लाइक और एज का वर्ड यूज करके हम करते हैं इनको। तो यहाँ जो उसने मेटाफर यूज किया है, मेटाफर का मतलब होता है इस्तारा। जब दो चीज़ों के दरमियान मवाजना करना मकसद हो लेकिन की तरह की मानंद का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, एक चीज़ को दूसरी ही कह दें, तो फिर आप उसको कहते हैं इस्तारा, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। एक यहाँ डार्क से हमें पॉवर्टी का पता चला, वन काइंड भी पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ जो मेटाफर यूज़ किया वो सन एंड मून था। और एक और बात जो है, दूसरी लाइन जो हमें सजेस्ट करती है, एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, इसका मतलब है बच्चे पेन सफरिंग से प्लेयर्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये वो बात थी जो पोइट बताना चाहता है कि चाहे जैसे मर्जी हालात हों, सफरिंग जैसे मर्जी हों, तो इंसान की जो ख्वाहिश या खुशी हासिल करने की, उसको कभी क्रश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जी, लास्ट स्टैंजा जी, स्टैंजा 3। They take it, break it open, let a gold or silver fountain wet, mouth, fingers, cheek, nose, chin, radiant as lanterns. They forget the dark street I am standing in. बच्चे जो हैं इन फ्रूट को हासिल करते हैं, इनको तोड़ते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह, उंगलियां और उनके रुखसार, नाक और ठोड़ी जो है ना, वो जूस लग जाता है। तो रोशनी, जो लालटेन की रोशनी उन पे पड़ती है, तो वो खुशी से तमतमा उठते हैं। लेकिन पोइट ये कहता है कि अपनी इन खुशियों में वो मुझे भूल जाते हैं कि मैं तो डार्क स्ट्रीट में खड़ा हुआ हूँ। पोइट बताना ये चाह रहा है कि बच्चे जो वो केयर फ्री लाइफ बसर करते हैं, बच्चे केयर फ्री लाइफ बसर करते हैं, और जो अडल्ट्स हैं, जो मैच्योर लोग हैं, उनके माइंड से इन सफरिंग्स को स्क्रैच करना मुश्किल हो जाता है, इनको रिमूव करना, रेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस देखें स्टैंजा को, तो इसकी राइम स्कीम ज़रा देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन के एंडिंग वर्ड हमारे पास लेट, एंडिंग साउंड को हम देखते हैं एट, और सेकंड लाइन में अगर एंडिंग साउंड है वो वेट, एट वो भी सेम होगी, इसलिए हम इन दोनों को लेटर ए के दे देते हैं। और तीसरी लाइन में जो एंडिंग वर्ड है वो चिन है, इन एंडिंग साउंड, फॉरगेट। फिर तीसरी लाइन की अगर आप देखते हैं चिन की, तो इसके डिफरेंट साउंड है, तो इसको बीटा कह देते हैं। और फॉरगेट, एट फिर वाली पहले दोनों साउंड से मिल गए, तो इसको ए कह देते हैं। और इसी तरह लास्ट जो लाइन है उसकी इन, तो ये बीटा इसको आप दे दें, तो इस तरह इनकी राइम स्कीम बनेगी, ए बी बन जाएगी। तो अब आप इसमें पोइट ने सिमिली यूज़ किया है, रेडिएंट एज लैंटर्न्स। एज का या लाइक का वर्ड यूज़ किया जाए तो उसको सिमिली कहते हैं। सिमिली कहते हैं तशबीह का इस्तेमाल करना। तो एलिट्रेशन अगर हम चेक करें तो आप ज़रा देखिएगा कि ये तक स्टैंजा की किसी एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड्स का, फर्स्ट साउंड्स का जो बिगिनिंग वाली साउंड्स है उनका रिपीट हो जाना, उसको आप कहते हैं एलिट्रेशन। पहली लाइन में अगर चेक करें आपके पास कोई ये है, दूसरी लाइन चेक करें, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और पांचवी लाइन में आप ज़रा देखें स्ट्रीट और स्टैंडिंग, तो एस की आवाज़ जो है ये मिल जाती है, तो ये इसमें एलिट्रेशन यूज़ की गई है। ये आपके पास सिनोनिम्स हैं, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा।